चलिए साहब, तो लेक्चर नंबर की संख्या अगर मैं बात करूं तो 2025 के सेशन में ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 20 है। कौन सा है? 20। आप में से किसी का कोई लेक्चर छूटा हो तो देख लेना भाई, ऐप पर अपलोड कर दिया है मैंने सारा। कौन सा टॉपिक शुरू होगा? अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब जैसे कल अपन ने कौन से नोट्स कंप्लीट करे थे? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, जिसको मैंने क्या लिखवाया था कि सिंपल भाषा में उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट वाला टॉपिक। सेम इसी को मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, लिख लेना आप सिंपल वर्ड्स में। ये कौन सा वाला टॉपिक है? ये रिवर्स वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ये? रिवर्स वाला टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र क्या होता है। पहले तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, उस पर आप इस तरह से बना लीजिए कर्ली ब्रैकेट और वहां पर लिख लीजिए कि ये क्या है? डेफिनेशन है। और एक दफा अपने लेवल पर पढ़ के देखें ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन। आपको क्या समझ में आता है ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन से? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम? अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? पढ़ा एक बार अपने लेवल पर। अब देखिए, मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूं उस डेफिनेशन को लिख लो, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख रहा हूं। आप देखें, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र की सिंपल शब्दों में डेफिनेशन: एक ऐसा नेटवर्क को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? तंत्र। एक ऐसा नेटवर्क जो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया जाता है। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सहायक नदियां। तो हिंदी में बन जाएगा कि एक ऐसा तंत्र जो नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। अब बताइए, क्लियर है? तो कभी भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल बोल देना, अ ड्रेनेज सिस्टम इज अ नेटवर्क विच इज क्रिएटेड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक। अब वहां पर एक पॉइंट में आपको और बोल रहा हूं, एक पॉइंट को वहां पर आप और लिखिए। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि किसी भी नदी के बहने की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, किसी भी नदी के बहने की दिशा, डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र की ढाल पर निर्भर करता है। सहमत हैं आप इस पॉइंट से कि कोई भी नदी किस दिशा में बहेगी ये किस बात पर निर्भर करता है? उस जगह की ढाल के ऊपर जो है निर्भर करता है ना? अच्छा, अब दोस्तों मैं यहां पर आपको कुछ चीज याद करवाना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक जो है आप लोग देखिएगा। मैं ये पूरा सेक्शन जो है हटा रहा हूं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पर आपको कुछ ड्रॉ करके आपको कोई पुरानी चीज याद दिलाने की मैं यहां पर कोशिश करूंगा, देखते हैं कि आपको याद आती है या नहीं। याद करिए, जब हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी के शुरुआत के पड़ाव पर थे तो हम यहां पर एक पठार के बारे में पढ़ रहे थे जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू।
और आपको पता है कि पेनिनसुला कौन सी जगह होती है? एक ऐसी जगह जो 3 दिशाओं से पानी से घिरी होती है। बट दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी बड़ी चीज है ना। और यहां पर एक गैप है, एक खाई है जिसे हम मालदा का गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गैप। पश्चिम बंगाल में पड़ती है ये जगह, है ना। पश्चिम बंगाल में जगह पड़ती है, वेस्ट बंगाल में। और फिर यहां पर आगे मेघालय का प्लेटू है। तो अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि मेघालय का पठार और ये प्रायद्वीपीय पठार दोनों एक ही चीज है, वो तो अगर ये बीच में मालदा गैप नहीं आया होता तो ये और ये क्या होता? एक होता। अब लेकिन मैं ये आपको अचानक से प्लेटू क्यों पढ़ाने लगा? तो याद करिए दोस्तों कि ये प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है यहीं पर अपना मध्य प्रदेश भी आ जाता है, यहीं पर मध्य प्रदेश भी आ जाता है। और यहां पर दोस्तों आप लोग एक चीज पर ध्यान देते हैं कि जो चंबल नदी है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी शायद ये वाला कलर आपको दिख जाए। चंबल नदी कुछ इस तरह से बहती है और किस में जाके जुड़ जाती है? यमुना में जाके जुड़ जाती है। ये है आपकी यमुना। यमुना में, ये सब ड्रॉ नहीं करना आपको, बस पुरानी चीजों की बातें कर रहे हैं हम यहां पर। और ये आपकी चंबल नदी है साहब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ साहब, ये 2D मैप पे तो ऐसा नजर आ रहा है कि नदी उड़ रही है हवा में, जबकि कायदे से ऐसा है नहीं। अगर चंबल नदी यहां से यहां बह रही है ना साहब, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी जमीन है, ये जो पूरी जमीन है, इसका जो ढाल है, ढाल कैसा है? अब जैसे कि अगर आप इस डायरेक्शन को देखो तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, और ये क्या है? साउथ वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस जगह की जो ढाल है, इस जगह की जो ढाल है वो कैसी है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तभी तो नदी ऐसे बही। समझ में आ गई इतनी कहानी आप सभी को? तो नदी का जो बहाव है वो कंप्लीटली किस पर निर्भर करेगा? उस जगह की ढाल पर। कभी भी इंडिया के 2D मैप को देखकर कुछ भी ऊट पटांग अंदाजा मत लगाना, क्योंकि वो सब हो जाएगा गलत। क्योंकि जब आप इसी चित्र को, अभी तो आप इसको ऐसे देख रहे हो चपटा, अगर आप इस चित्र को ऐसे देखोगे तो आपको ढलान का बेहतर अंदाजा लगेगा। हो सकता है ये जमीन कुछ इस प्रकार की होगी, ऐसे उठी हुई होगी और फिर नीचे दब रही होगी, और यहां से जो चंबल नदी है वो यमुना की तरफ बह रही होगी। तो मैं इंडिया के मैप को भी सामने से देखने की बजाय घुमा के कैसे देखने की कोशिश कर रहा हूं? साइड से। तो कोई भी नदी अगर बह रही है तो वो हमेशा ढाल के अनुसार बहती है, इसके अलावा कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो इस पर काम करती है। पानी के ऊपर कोई और साइंस लगती हुई देखी है आपने? ग्रेविटी। अरे भैया ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ खींचती है। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब किस पर निर्भर करता है? स्लोप, ढाल। जहां होगी ढाल वहीं आएगी नदी। पक्की बात है? ठीक है, चल। तो ये बस सिंपल सा लॉजिक मैं बस आपको प्रूव करना चाह रहा था, और यहां पर कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वापस आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने नोट्स पर, ठीक है। अब ये दोस्तों आपको बता रहा है कि साहब नदियां नदियां तो आप लोग बहुत कर रहे हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नदियां 3 कारण की वजह से बनती हैं? वो आपसे ये कह रहा है। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए 3 प्रमुख कारण होते हैं। इंग्लिश में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया? 3 प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से किसी भी नदी का जन्म होता है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? हम इसको पहले तो डब्बा ऐसे बनाएंगे और यहां पर हम लिख लेंगे 3 रीजंस ऑफ रिवर बर्थ कह देते हैं। किसी भी नदी के जन्म के पीछे 3 कारण होते हैं, ठीक है साहब। पहला कारण क्या है? पहला कारण है भौगोलिक इकाइयां। भौगोलिक इकाइयां जैसे कि प्रकृति। सिंपल क्या बोला? फिजियोग्राफिक यूनिट। फिजियोग्राफिक यूनिट का मतलब क्या होता है? फिजियोग्राफिक यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी इलाके में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। पहाड़ मौजूद हैं, जमीन कैसी है, पहाड़ कैसे हैं। तो फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फिजिकल, है ना, भौतिक चीजों से संबंधित। फिजियोग्राफी का मतलब क्या है यहां पर? रिलेटेड टू
फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताओं से संबंधित, रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताओं से संबंधित। और अगर दोस्तों आप अभी भी नहीं समझ पाए ना, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। फिजियोग्राफिक यूनिट, मुझे एक बात बताइए, पहाड़ नहीं है और उस पहाड़ पे बर्फ नहीं है, तो क्या नदी बन सकती है? सोच लो दिमाग में। पहाड़ नहीं है, पहाड़ के ऊपर बर्फ नहीं है, पहाड़ की जो बर्फ है उसे हम सिंपल शब्दों में ग्लेशियर्स कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, वो गौमुख ग्लेशियर से आती है। तो अगर पहाड़ ही नहीं होंगे, ऊंचाई ही नहीं होगी, ग्लेशियर जमेगा ही नहीं, तो नदी कहां से आएगी? आप बताइए, कहां से आएगी नदी? नहीं आएगी ना। तो यहां पर जो फिजियोग्राफिक यूनिट है ना, भौगोलिक इकाइयां, इसका मतलब, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल माउंटेन्स। एग्जाम्पल में क्या लिख लिया? माउंटेन्स, पर्वत जो है हम लोगों ने लिख लिया। एग्जाम्पल माउंटेन्स यानी कि पर्वत। ठीक है, किसी जगह पर माउंटेन्स हैं या नहीं, इस बात को डिसाइड करते हैं कि वहां पर नदियां होंगी या नहीं। मैं इस बात को लिखना चाहूंगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग वहीं पर, जो भी आपको अपने प्रिंटआउट्स में जगह दिख रही है, तो वहीं पर आप लिखते जाइएगा। एक लाइन तो आपने ये लिखी होगी कि फिजियोग्राफिक यूनिट, भौगोलिक इकाई का मतलब होता है भौतिक विशेषता, फिजिकल फीचर से संबंधित। एग्जाम्पल माउंटेन्स यानी कि पर्वत। और फिर इसी के आगे आपको क्या लिखना है कि किसी क्षेत्र में या किसी इलाके में या किसी रीजन में पर्वत हैं या नहीं, किसी रीजन में पर्वत हैं या नहीं, इससे डिसाइड होता है कि वहां नदियां होंगी या नहीं। इससे डिसाइड होता है कि वहां नदियां होंगी या नहीं। अब आप कहोगे क्यों सर, मान के चलो कहीं पर पर्वत नहीं है, बर्फ नहीं है, ग्लेशियर्स नहीं है, तो कुछ नदियां तो सर ऐसी भी होती हैं जो बारिश के पानी से जन्म लेती हैं। मैं मानता हूं होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो किससे जन्म लेती हैं? ग्लेशियर्स। बारिश के पानी वाली जो नदियां होती हैं वो केवल बारिश के सीजन में ही नजर आती हैं। समझ में आ रही है बात? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? पर्वत। अगर पर्वत नहीं है तो नॉर्मली समझ लो कि नहीं आने वाली नदियां। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 3 कारण आपने कहे कि नदी के जन्म के पीछे 3 कारण है। तो पहले आपने बता दिया भाई प्रकृति है, पहाड़ मतलब सॉरी पर्वत वगैरह हैं। सेकंड आपने चीज क्या बता दी? सेकंड आपने चीज बता दी नेचर। यहां पर नेचर का मतलब क्या है? यहां पर नेचर का मतलब बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। नेचर एक बहुत बड़ा शब्द है, प्रकृति एक बहुत बड़ा शब्द है। इससे कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि उस जगह का क्लाइमेट दोस्तों, क्लाइमेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जलवायु। तो 3 कारण हैं नदी के जन्म के। पहला कारण हमने समझ लिया, फिजियोग्राफिक यूनिट, भौगोलिक इकाइयां जैसे कि माउंटेन्स। सेकंड कारण है प्रकृति यानी कि नेचर, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उस इलाके का क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और जो तीसरी चीज है दोस्तों जो नदी के जन्म को अंजाम देती है वो क्या है? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन को सिंपल शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं? रेनफॉल यानी कि वर्षा। तो किसी भी जगह पर रेनफॉल कैसी होती है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि वहां पर नदियां होंगी या नहीं। क्या आप सभी को 3 कारण समझ में आए? मैं कल भी आपसे इसी मसले में बात कर रहा था कि अगर कोई हमसे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पूछे, तो हमने कल क्या चर्चा करी कि 99% लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में, वनों के महत्व में 1 पॉइंट लिख के आएंगे लकड़ी, लेकिन 1 या 2% लोग होंगे जो ये लिख के आएंगे कार्बन स्टॉक, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जटिल है, हर कोई नहीं जानेगा। अब जैसे कि हम रिवर्स का कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपसे, अब रिवर्स वाले चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं लगे हाथ आपको वो बता दूं। रिवर्स वाले चैप्टर में 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। आगे जब जाऊंगा तो और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अभी लिखवा भी दूंगा। एक क्वेश्चन रिवर्स वाले चैप्टर में आपसे आ सकता है, अगर एमपी के रेफरेंस में आया तो एमपी की किसी भी नदी की वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा।
तो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि वो आपको नदी का नाम दे देगा और वो आपको नदी के नाम से क्या पूछ लेगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, यानी कि विशेषताएं पूछ लेगा। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिंपल कैटेगरी। व्यक्ति ने नदियां पढ़ रखी हैं तो हर नदी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, आराम से चेप दोगे आप कैरेक्टरिस्टिक, बहुत कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एक डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन पता है कहां से आएगा, जिसको चालाकी से सॉल्व किया जाता है, वो होगा आपको कोई भी नदी का वो नाम दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इस नदी का महत्व बताओ। क्या बताओ, महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस। अब आप कहोगे सर नदी का महत्व बताएं, और वो भी जो क्वेश्चन में नदी दी है सिर्फ उसका महत्व बताना है, ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है। आप नदी का महत्व बताने बैठोगे और आप क्या बोल दोगे कि इसमें जहाज चलते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, यही सब आप बोलोगे, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझना मेरी बात। अगर वो आपसे गंगा नदी के महत्व पूछ रहा है तो गंगा नदी का महत्व कैसे बताते हैं, गंगा नदी का महत्व ऐसे बताते हैं कि गंगा नदी की वजह से क्या क्या फायदे लोगों को हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, गंगा नदी के पानी से कई सारी नहरें बनाई गई होंगी। नहरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैनाल्स बनाए होंगे। गंगा नदी के पानी से कई सारे डैम्स बने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आपको गंगा नदी के ऊपर कहां कहां कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं और उन प्रोजेक्ट के नाम क्या क्या हैं, आप जब ये सारी बातें लिखोगे तब जाके आपको उसमें क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन आसान लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल पर आएगा। समझ रहे हो? तो लगे हाथ वहां पर आपके पास कोई पर्ची वर्ची हो तो चिपका लेना और वहां पर ऐसी हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिवर्स टॉपिक, कि नदियों के टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कहीं से भी छोटी सी भी जगह हो वहां पर आप उसको लिख लो। तो एक तो वो सिंपल आपसे अलग अलग नदियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं पूछ सकता है, ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, वहां पर आप लिख देना। और दूसरा वो आपसे किसी एक विशेष नदी, कोई एक पर्टिकुलर रिवर से होने वाले फायदे पूछ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर। किसी विशेष नदी से होने वाले जो फायदे हैं वो आपसे पूछ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर वो आपसे पूछ सकता है। तो वहां पर आप इतनी हिंट दे लो खुद को कि अगर मुझसे वो किसी नदी के फायदे पूछता है तो मुझे उस नदी पर बने हुए डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, ये सब बताने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा या मेरा। ये क्वेश्चन क्या एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है? जी हां, पूछ चुका है, परंतु उसने मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में पूछा था। जैसे कि नर्मदा, उसने क्वेश्चन पूछा, नर्मदा इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ एमपी, एलैबोरेट। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, विस्तार में बताइए। क्वेश्चन कितना सिंपल है, हर व्यक्ति जानता है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन अगर किसी नदी को किसी जगह की जीवन रेखा कह रहे हैं तो क्या वो उसकी इंपॉर्टेंस, उसके महत्व को नहीं दर्शाता? तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये है कि बेटा चुपचाप नर्मदा नदी से होने वाले फायदे बता दो। तो उस आंसर में हमें क्या लिखना था? अब उस आंसर में बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे, नर्मदा यहां से निकलती है, यहां बहती है, ये करती है, वो करती है। हालांकि आप इस बात को लिख सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन में। फिर क्या होना चाहिए था कि नर्मदा नदी पर बने हुए बांध, नर्मदा नदी से बने हुई नहरें, ये सब कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके काम वहां पर आपको नंबर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाएगा और हमारे नोट्स में वो कंटेंट कहां कहां दे रखा है, मैं आपको सब बताऊंगा। ये जो नदियों वाला टॉपिक है इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। अभी जो मैंने आपको 56 पेज के नोट्स दिए हैं, ये केवल नदियां कवर करेंगे और उन नदियों से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद एक और मैं नोट्स दूंगा जिसका टाइटल होगा वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बांध कौन से हैं, नहरें कौन सी हैं, कौन सी नदी से जुड़ी हुई हैं। तो बस उसको आप कॉपी पेस्ट करके आ जाना और आपका काम हो जाएगा, उसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है?
तो ये तो भाई वो क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में आएंगे आपसे, है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपसे कुछ भी उठा के पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी फैक्ट लिख देगा, आप उसको समझाइए, तो उसकी तो कोई लिमिट है नहीं है ना, अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन क्या इंट्रोडक्शन में आप ये 3 चीजें लिख पाओगे? आइए रिवाइज करें। ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, कि नदियां और नदियों की ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो नेटवर्क बनाया जा रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूं, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र कह रहा हूं। नदी के जन्म के पीछे कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है? फिजियोग्राफिक फीचर्स या भौगोलिक इकाइयां, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? माउंटेन्स। किसी जगह पर माउंटेन्स होंगे या नहीं होंगे, इस बात को डिसाइड करेगा कि वहां पर नदियां होंगी या नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या है? वहां की नेचर यानी कि प्रकृति, जिसका सबसे एग्जांपल क्या है? क्लाइमेट बेहतरीन एग्जांपल है। तीसरी चीज क्या है? प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा। जितना ज्यादा वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, उतनी ही ज्यादा नदियां वहां पर बेहतर देखने को मिलेंगी। पक्की बात। तो बस वो लगता ऐसा है कि भाई इंट्रोडक्शन है, हल्के में निकल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अब उसके बाद वो एक नॉर्मल सा फैक्ट दे रहा है, याद करो तो ठीक, ना याद करो तो ठीक। वैसे याद करने में मुझे कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, कि भारत में 4000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां हैं, ठीक है। और ये 4000 जो नदियां हैं ना, ये 23 बड़ी नदियों में और 200 छोटी नदियों में डिवाइडेड है। यानी कि जो 4000 नदियां हैं, ये कितनी बड़ी नदियों के अंडर में आती हैं? 23। और कितनी छोटी नदियों के अंडर में आती हैं? 200। मतलब मोटा मोटा इंडिया में जो नदियां पता होनी चाहिए वो कितनी है? 23। अगर आपने ये 23 नदियां आपको पता है तो आप लगभग सारा काम कर लोगे। एग्जाम के नजरिए से मुश्किल से 10 से 15 नदियां आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि वो 10 से 15 नदियां पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सैकड़ों नदियां आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया है, कॉन्सेप्ट आ गया है। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट यहां पर, वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक। जल विभाजक भी कहते हैं, जल संभर भी कहते हैं। तो अंग्रेजी वाले जो हैं, सॉरी जल संभर नहीं, जल विभाजक ही कहते हैं, जल विभाजक ही कहते हैं। तो इस पर आप डाल लीजिए फैक्ट, इस पर आप डाल लीजिए फैक्ट। वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक क्या होता है? तो आइए दोस्तों हम इसका एक चित्र देख लेते हैं। ये दोस्तों एक तरीके का, आप इसको क्या कह दीजिए, पहाड़ कह दीजिए, है ना। क्या कह दें हम इसको? पर्वत कह दीजिए, माउंटेन कह दीजिए। अब ये पर्वत क्या कर रहा है? इस पर्वत के एक तरफ से एक नदी निकल रही है, इसको मैं कह देता हूं रिवर नंबर 1। और इस पर्वत के दूसरी तरफ से दूसरी नदी निकल रही है, इसको मैं क्या कह देता हूं? रिवर नंबर 2। अगर ये पर्वत बीच में नहीं होता, ये दोनों नदियां मिल जाती कि नहीं मिल जाती? लेकिन इस पर्वत की वजह से ये दोनों नदियां नहीं मिल पा रही हैं, इसीलिए हम इस पूरे पर्वत को क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक। हमने क्या लिखा? क्योंकि ये माउंटेन दो ड्रेनेज सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र, क्योंकि ये माउंटेन दो ड्रेनेज सिस्टम, दो अपवाह तंत्र को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। इसीलिए ऐसे माउंटेन्स को इसीलिए ऐसे माउंटेन्स को
वाटर डिवाइड, इसीलिए ऐसे माउंटेन्स को वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक कहा जाता है। इसीलिए ऐसे माउंटेन्स को वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं। अरावली माउंटेन्स, अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में आते हैं दोस्तों, और कहाँ तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। और इन्हीं अरावली पर्वतों को दिल्ली में हम लोग दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, RIDGE, दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। तो अरावली माउंटेन भी यही हरकत करते हैं, नदियों के पानी को डिवाइड करवा देते हैं। उसके बाद आपके पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स जो हैं आपके, ये भी यही काम करते हैं। वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री, है ना। तो ये होता है दोस्तों आपका क्या, वाटर डिवाइड। इसको आप बना लीजिए। हो जाएगा, आराम से बना लो। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अपने नोट्स की ओर और देखते हैं और क्या क्या फैक्ट्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर दोस्तों कुछ बेसिक डेफिनेशंस दे रखी हैं। एक यहां पर दोस्तों नदी दे रखी है, पेरेनियल नदी, इसको हम 12 मासी नदी भी कहते हैं, 12 मासी नदी। 12 मासी नदी क्यों कहते हैं, नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है। ठीक है, ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है। ठीक है, एक तरीके से सदाबहार नदी भी आप इसको कह सकते हो। तो दोस्तों जो भी नदियां कहां से आती हैं, हिमालय पर्वतों से, उनके अंदर 12 महीने क्या रहता है, पानी रहता है। कारण बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये बारिश के पानी पर निर्भर नहीं है, ये ग्लेशियर्स पिघलने से आती है। अगर आपको लिखने की जरूरत पड़े तभी लिखिएगा, और आपको लगे कि भाई बेसिक है, इजी है, समझ जाएंगे, तो रहने दीजिए। क्योंकि ये ग्लेशियर्स के पिघलने से यानी कि हिमनद के पिघलने से आती है, इसको बारिश की जरूरत नहीं है, इसीलिए 12 मासी नदी हम इसको कहते हैं। तो कभी भी ये आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए परफेक्ट एलिजिबल है। व्हाट आर पेरेनियल रिवर्स, 12 मासी नदियां क्या होती हैं, तो बता दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों होती हैं एफीमेरल रिवर्स, एफीमेरल रिवर्स, इनको हम मानसूनी नदियां या फिर बरसाती नदियां भी कहते हैं। हम इनको मॉनसून रिवर्स भी कहते हैं, यानी कि मानसूनी नदियां। हम इनको मॉनसून रिवर्स भी कहते हैं, यानी कि मानसूनी नदियां। आप समझ ही गए होंगे डेफिनेशन कि जो नदी किसके पानी पर निर्भर करती है, बारिश जब आएगी, मॉनसून जब आएगी, तब इस नदी में पानी आएगा। तो इसीलिए इस नदी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एफीमेरल।
और हिंदी में क्या कहते हैं, बरसाती नदियां या मानसूनी नदियां। उसके बाद दोस्तों एक और शब्द आता है जहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। और एक चीज दोस्तों और आती है, वो क्या है, वाटरशेड। और वाटरशेड को इन्होंने हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जल विभाजक। अब यहां पर हिंदी वाला तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा कि बोले सर अभी थोड़ी देर पहले जब आप जल विभाजक पढ़ा रहे थे तो जल विभाजक को आपने इंग्लिश में लिखा था वाटर डिवाइड, और हिंदी क्या इंग्लिश क्या दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जल विभाजक का मतलब तो वाटर डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर जल विभाजक का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है, वाटरशेड। अब ये क्या चक्कर है, इसका हिंदी ये है, इंग्लिश ये होता है, चित्र वो होता है जो अभी हम बना के आए हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, वाटरशेड। अभी मैं डिफरेंस समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र समझा देता हूं। इमेजिन करो कि एक क्या है, कटोरा। क्या है, कटोरा, बाउल जिसे आप कहते हो। तो एक कटोरा है, एक बाउल है, और बरसात का सारा पानी इस कटोरे में कलेक्ट होता है, और इस कटोरे में सारा बरसात का पानी कलेक्ट होने के बाद फिर वो सारा का सारा कहां चला जाता है, नदी में। तो ऐसी कटोरे जैसी बनावट को जहां पर बारिश का सारा पानी कलेक्ट होता है, इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया। नाम से समझ में आएगा, जहां पर पानी को कैच किया जा रहा है एक कटोरे के माफिक, जहां पर जल को ग्रहण किया जा रहा है एक कटोरे की तरह, और फिर वहां पर जब सारा पानी कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो कहां बह जाता है, नदी में बह जाता है। तो आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि ये जो उसमें कटोरे वाला एग्जांपल है ना, ये बहुत सही होता है, बहुत सही फिट बैठता है कि एक बाउल है, एक कटोरा है जिसमें बारिश का सारा पानी कलेक्ट हो रहा है, तो इसी कटोरे को हम लोग क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र। और फिर ये सारा पानी कहां चला जाता है दोस्तों, नदी में चला जाता है। क्या आपने लाइन लिखी कि ये किसकी तरह है, एक कटोरे की तरह है जहां पर बारिश का सारा पानी कलेक्ट हो रहा है, और बारिश का सारा पानी कलेक्ट होने के बाद कहां चला जा रहा है, नदी के अंदर ये चला जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैचमेंट एरिया। उम्मीद करता हूं कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे, कटोरा कटोरा करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब चक्कर क्या आ गया साहब, ये दो शब्द आ गए, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं। अच्छा ये वाला, ये पहले ये समझा देता हूं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन को हम लोग जल संभर या द्रोणी जो है कहते हैं। क्या चीज है, लिखें, ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जहां तक मुख्य नदी यानी कि मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदियां, ये वो इलाका है जहां पर मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां पानी ले जाती हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो वो पूरा इलाका जहां तक या तो मुख्य नदी पानी ले जा रही है या उसकी सहायक नदियां पानी ले जा रही हैं, डज नॉट मैटर, जिस इलाके तक पानी पहुंच रहा है वो पूरा इलाका क्या कहलाएगा, ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 4 इलाके हैं, ए बी सी डी। गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब मिलके इन 4 इलाकों तक क्या लेके जाती हैं, पानी। तो ये जो ए बी और सी और डी है, ये गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट देखो आप, लाइन में ही पूरा खेल है। ये गंगा नदी का जल संभर यानी कि ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। समझ में आई बात। तो जिस इलाके तक गंगा या उसकी सहायक नदियां पानी लेके गई, वो सारे इलाके कंबाइन करके क्या कहलाएंगे, गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन।
या गंगा नदी का जल संभर। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं ये जटिल वाले टॉपिक की, वाटर शेड और वाटर डिवाइड, ये दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड की ओर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन दोस्तों क्रिएट करता है, इसको क्लियर करना जरूरी है। तो एक तरफ अंग्रेजी में होता है वाटर डिवाइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल विभाजक। और दूसरी तरफ होता है क्या, वाटर शेड। और समस्या क्या आ गई कि इसे भी हम हिंदी में क्या कह देते हैं, इसे भी हम हिंदी में क्या कह देते हैं, जल विभाजक। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे एक डायग्राम बनाया था, एक ऊंची मतलब एक पहाड़ी का, ऐसे ही बनाया था, और फिर ये ऐसे जाके ऐसे बनाया था, है कि नहीं। और नदियां इसकी दो तरफ से, मतलब दो दो नदियां आ रही थी, तो दो नदियां आ रही थी तो उसको हम कह देते हैं कि दो अपवाह तंत्र, दो ड्रेनेज सिस्टम आ रहे थे, और ये दोनों को क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था। पक्की बात ऐसे ही थी। लेकिन अगर मैं, जैसे कि आप वो समझते हो ना कि बहुत ऊंचा है तो माउंटेन या पर्वत, थोड़ा सा नीचा है तो हिल यानी कि पहाड़ी, और चपटा है तो प्लेटू यानी कि पठार। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम दोस्तों यहां पर है। क्या कहानी है देखना आप। अगर मैं इस डायग्राम को दोस्तों कुछ इस प्रकार बना दूं, या थोड़ा सा इसको और, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां से एक नदी निकल रही है और यहां से एक नदी निकल रही है। क्या डिफरेंस है दोनों डायग्राम्स में, या सिंपल शब्दों में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भी पानी को बांट रहा है, ये भी पानी को बांट रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, वाटर डिवाइड और वाटर शेड। केवल ऊंचाई का डिफरेंस है दोनों में, और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहां पर नोट बना के लिखा, वाटर शेड और वाटर डिवाइड दोनों ही जल विभाजक का काम कर रहे हैं। बस दोनों में हाइट का डिफरेंस है। लिख लीजिए।
यू कैन राइट कि ऐसा कि वाटर शेड एंड वाटर डिवाइड, ये दोनों ही वाटर को डिवाइड, ये दोनों ही ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करने का काम करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, और ये पता है ये जो टॉपिक रहा है ना, ये हमेशा से ही एक समस्या का वो रहा है खेल। कभी भी लोग, मैं आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो ये जो शब्द है ना वाटरशेड, इस शब्द को अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं, है कितनी जटिल बात है। अगर आप ब्रिटेन में चले जाओगे तो ब्रिटेन वाले जो वाटरशेड शब्द है ना, वो इसको ऐसा ही समझाते हैं, और अगर आप अमेरिका में वाटरशेड शब्द बोलोगे तो वो वाटरशेड शब्द को ऐसा नहीं समझाते, वो वाटरशेड शब्द को समझाते हैं कैचमेंट एरिया जैसा, जहां पर पानी कलेक्ट होता है। तो इसलिए शब्द हमेशा से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है। वाटरशेड की दूसरी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूं, वाटरशेड की दूसरी परिभाषा बता देता हूं मैं आपको। अभी आपने पीछे एक शब्द पढ़ा था, कौन सा, अपने मन में इसकी डेफिनेशन बोलो, याद है या नहीं आ रही आपको? काय से कंपेयर किया था हमने इसे? बाउल से कंपेयर किया था। ऐसे लिख दूं, कटोरा, कटोरा कट। फिलहाल ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं वाटरशेड। तो वाटरशेड को आप मान के चलो अब बताओ, ये इसका दूसरा डेफिनेशन है। कैचमेंट एरिया आप सभी लोगों ने समझ लिया, जहां पर बारिश का सारा पानी एक कटोरे के माफिक आके कलेक्ट हो जाता है और फिर वो जाके नदी में बह जाता है। इसी बड़े कटोरे का एक हिस्सा है क्या? वाटरशेड। इसलिए मैंने कहा बड़े कटोरे के अंदर छोटा कटोरा, स्मॉल बाउल इनसाइड द बिग बाउल। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है दोस्तों। इसको आप पता है कैसे समझ सकते हो? क्योंकि मेरा काम है आपको दोनों चीजें बताना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब हमारे सर ने बताया ही नहीं कि ये जो शब्द है इसकी परिभाषाएं अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। अमेरिका में इसकी परिभाषा वो अलग बताते हैं, यूके जैसे देशों में उसकी परिभाषा अलग बताते हैं। चूंकि इंडिया का ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम किस पर आधारित है? यूके पर। इनफैक्ट जो आप कीबोर्ड यूज करते हो ना,
कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में कीपैड यूज करते हो, वो भी कौन सी अंग्रेजी पर होता है? यूके की अंग्रेजी पर होता है। तो इसलिए हम ज्यादातर वही डेफिनेशन को मानते हैं जो यूके में चलती है। यूके में वाटरशेड का मतलब जल विभाजक वाला ही माना जाता है। जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मैं तो ये बड़े कटोरे छोटे कटोरे की चीज भी आसानी से समझा सकता हूं। जैसे कि अल्टीमेटली मुझे पानी कहां भेजना है दोस्तों? अल्टीमेटली मुझे पानी कहां भेजना है? रिवर में। और रिवर में पानी कौन भेज रहा है? कैचमेंट एरिया भेज रहा है, कटोरे की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, कैचमेंट एरिया को एक कटोरा ना मान के क्या मान लेता हूं? बाल्टी। क्या मान लेता हूं? बकेट। कटोरा नहीं मानूं तो बाल्टी मान सकता हूं ना। इस बाल्टी में सारा पानी कलेक्ट हुआ, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा? जल ग्रहण क्षेत्र। नरेश भैया क्या कहा? जल ग्रहण क्षेत्र। अंग्रेजी में क्या कहा? कैचमेंट एरिया। लेकिन इस बड़े कटोरे में एक छोटा कटोरा, वो किसकी डेफिनेशन है? वाटर शेड की। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बाल्टी में जो हम पानी भर रहे थे वो एक मग से भर रहे थे। बाथरूम में एक मग होता है, उससे हम लोग क्या भरते हैं? बाल्टी में पानी भरते हैं, एक बाल्टी से निकाल के दूसरी बाल्टी में। तो यहां पर मैं एक ऐसा मैंने यहां पर एक छोटा मग बना दिया, और इससे जो पानी है वो कहां जा रहा है? इसमें। और फाइनली इससे पानी कहां जा रहा है? नदी में। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये क्या कहला दिया जाएगा? वाटर शेड। ऐसा। तो ये वाटर शेड का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, और ये वाटर शेड का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। ये वाला एक्सप्लेनेशन कहां चलता है? यूके में और इंडिया में भी। और ये वाला एक्सप्लेनेशन कहां चलता है? अमेरिका में। तो आप चाहो तो सिर्फ कौन सा पढ़ सकते हो? जो चलता है देश में ये। और नॉलेज बढ़ाने के लिए चाहो तो अमेरिका वाला सिस्टम भी पढ़ सकते हो। दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। बस आपने जहां कहीं भी इस पेज पर लिखी सारी चीजें बनाई हैं, ऐसा लिख देना कि ये जो पूरी परिभाषा है ये किसके अनुसार है? अमेरिका के अनुसार है। और पिछले पेज वाली इंडिया और यूके के अनुसार। बस इतना आप कर दीजिए। पता दोनों होना चाहिए दोस्तों, नॉलेज में कमी नहीं होनी चाहिए। और ड्रेनेज बेसिन शब्द समझ में आ गया सभी को? ड्रेनेज बेसिन, जल संभर, मतलब वो सारा इलाका जहां तक कौन पानी लेके जा रहा है? नदियां पानी लेके जा रही हैं। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम सभी को समझ में आ गया। अपवाह तंत्र मतलब नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया एक जाल, एक नेटवर्क। ठीक है। वाटर डिवाइड शब्द सभी को क्लियर है? वाटर डिवाइड जो ये वाला था, इसके तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि दो नदियों के पानी को बांट रहा है। तो आपने देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीख लिए। नंबर 1 आप लोगों ने सीखा क्या? आप लोगों ने सीखा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। तो ये तो नदी और उसकी सहायक नदियों का जाल हो गया। फिर आपने कौन सा सीखा? ड्रेनेज बेसिन। तो ये वो सारे इलाके हो गए जिसे आप जल संभर या द्रोणी भी कहते हो, मतलब वो सारे इलाके जहां पर नदी और उसकी सहायक नदियां पानी लेके जा रही हैं, ये बेसिन हो गया। उसके बाद तीसरा आपने क्या पढ़ा? वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक। तो ये ऊंची सी पहाड़ी जो कि दो नदियों को बांट रही है।
फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा वाटर शेड, वाटर शेड से पहले भी आपने पढ़ा था कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, जो कि बड़े कटोरे की तरह होता है, यहां पर सारा पानी भरकर नदी में जाके मिल जाता है। फिर आपने पढ़ा वाटर शेड, जिसको हम हिंदी में इंडिया के अनुसार जल विभाजक ही कहते हैं, बस ये जल विभाजक के तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते हैं। बताइए कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, और तकलीफ है तो भी बता दो, दोनों में हमारी मास्टरी है, हम कर देंगे सॉल्व। अब यहां पर एक आपके लिए मैप बना दिया गया है। ये मैप बाय डिफॉल्ट रटा सा होना जरूरी है, मतलब आपको ऐसा दिमाग में इमेजिन होना चाहिए कि इंडिया के बाहर से एक सिंधु नामक नदी आती है और फिर वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। इस सिंधु नामक नदियों में 5 इसकी सहायक नदियां हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज जो कि जुड़ती हैं। नीचे से हम लोग शुरू करते हैं तो सतलज आ जाती है, फिर कौन सी आ जाती है, ब्यास आ जाती है, फिर कौन सी आ जाती है, रावी आ जाती है, फिर कौन सी आ जाती है, चिनाब आ जाती है, और फिर कौन सी आ जाती है, झेलम आ जाती है। एक बार इसको याद कर लीजिए फटाक से। मैं तो हमेशा ट्रिक वही बताता हूं कि सताता है, बहस करता है कौन, रवि, चैन से जीने नहीं देता, हम इसको झेल नहीं पाएंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सताता है और बहस करता है रवि, चैन से जीने नहीं देता, हम इसको झेल नहीं पाएंगे। ये 5 नाम याद करके ही आगे बढ़ो, ले लो कुछ सेकंड, लेकिन इनको दिमाग में बसा लो और सीक्वेंस में याद होने चाहिए। सताता है, बहस करता है कौन, रवि, चैन से जीने नहीं देता, हम इसको झेल नहीं पाएंगे। सीक्वेंस ऐसा नहीं कि बस 5 रट के बैठे हैं, भाई ये नहीं समझ में आ रहा कौन ऊपर था कौन नीचे था। अगर मुझे दोस्तों रफ में सीक्वेंस में भी याद है, तो अगर मुझे कभी बनाना पड़ गया तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं सिंपल ऐसे दिखा दूंगा, ये मेरी कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी। इंडस इंडिया के बाहर से शुरू हुई और इंडिया के बाहर ही जाके खत्म होती है, गुजरती इंडिया से है बस, है ना। अभी इसी नदी के ऊपर सरकार ने क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है, जो डैम बना हुआ है उसको बंद कर दिया है। अब इसका पानी कहां नहीं जा सकता, पाकिस्तान, भूखे मरेंगे। अगर मुझे सीक्वेंस में याद है तो मैं सिंपल बिना कोई टेंशन के याद करना शुरू करूंगा। क्या, सताता है, बहस करता है, रवि बहस करता है ना, सताता है, बहस करता है रवि, चैन से जीने नहीं देता, हम इसे झेल नहीं पाएंगे। ऐसा बन सकता है डायग्राम। तो नीचे से क्या हमने शुरू किया, सताता है सतलज, बहस करता है ब्यास, रवि, उसके बाद चैन से जीने नहीं देता चिनाब, हम इसे झेल नहीं पाएंगे जे। आपने इतना भी बना दिया, आपका काम हो जाता है। रफ मैप, कोई आपसे वहां पर बिल्कुल स्केल के हिसाब से नहीं बनवाता, ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है, और नेपाल के बाहर क्या आता है, तिब्बत। तो तिब्बत से एक नदी आपको आती हुई दिख रही है, यारलंग सांगपो। कौन सी नदी है, यारलंग सांगपो। और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है, और जब ये इंडिया में आ जाती है असम के अंदर, तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। समझ रहे हैं, कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। नाम क्या है तिब्बत में, यारलंग सांगपो। क्या नाम है तिब्बत में, यारलंग सांगपो। तो मैंने ऊपर वहां पर तिब्बत लिख लिया अपने मैप में। एंट्री कहां से मारी है इसने, अरुणाचल प्रदेश से। और जब इसकी असम में एंट्री हो जाती है, तो असम में हम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। तो मैंने वहां पर यह भी लिख लिया कि इसको असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बाय डिफॉल्ट याद कर लो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट याद कर लो कि जहां आप सतलज दिखा रहे हो, वहां से ऐसे घुमा के आपको क्या दिखाना है, गंगा। और गंगा के बाहर से घुमा के आपको क्या दिखाना है, यमुना। क्या ये दिख रहा है आपको, पहले अंदर से आपको क्या दिखा देना है, गंगा, और फिर बाहर से आपको क्या दिखा देना है, यमुना। और दोनों का फिर आपको मिलाप करवा देना है। पक्की बात है।
गंगा के बाद, ये बेसिक मैप है, ये जो मैप यहां पे लगाया है ये बेसिक मैप है जो याद होना चाहिए, इसमें कोई भी आलतू फालतू कुछ भी चीजें नहीं है। उसके बाद गंगा के आगे आप क्या जोड़ेंगे? गोमती। गोमती ने घाघरा पहना हुआ है और वो गंदे से गाने पर डांस कर रही और पूरा समाज उसको कोस रहा है। तो आप यहां पर याद कर लेंगे, गंगा के बाद क्या है? गोमती। गोमती ने घाघरा पहना हुआ है, वो गंदे से गाने पर डांस कर रही, पूरा समाज उसको क्या कर रहा है? कोस रहा है। तो गंगा के बाद आ गया गोमती। गोमती ने घाघरा पहना हुआ है, गंदे से गाने पर डांस हो रहा है और फिर कोसी। ये बेसिक मैप है। बेसिक मैप याद होना चाहिए। वापस वापस मैं आपसे कह रहा हूं, बेसिक मैप याद होना चाहिए। इतना बना लोगे आप, क्योंकि दिमाग में चित्र भी तो रहने चाहिए ना, कौन सा कहां है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार ऊपर बनाऊंगा इंडस और नीचे बनाऊंगा सताता है सतलज, बहस करता है ब्यास, रवि चैन से जीने नहीं देता चिनाब, उसके ऊपर झेलम, और फिर नीचे बनाऊंगा गंगा। गंगा के बाहर से क्या घुमाऊंगा? यमुना। गोमती, घाघरा पहना हुआ है, गंदे से गाने पर डांस चल रहा है, कोसी। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी को बोलना नहीं है घाघरा पहना है, गंदे से गाने पर डांस चल रहा है, मन की बात है। उसके बाद जो अगली बेसिक चीज, अभी मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड ओपन करूंगा और फिर आपसे ही पूछ पूछ के इसको मैं डायग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद यमुना हमने बनाई थी गंगा के बाहर से घुमा के, ठीक है। यमुना में हम क्या जोड़ देंगे? बेतवा। बेतवा के बाद क्या जोड़ देंगे? चंबल। चंबल के बाद क्या जोड़ देंगे? बनास जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब तीन चीज, बस ये तीन याद कर लो। कौन सी? बेतवा, चंबल और बानस। ये तीन आप यहां पर याद कर लीजिए, बेतवा, चंबल और बानस। इतना याद हो जाएगा पक्का। ये मेरे ख्याल से पार्वती लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे ब्लर हो रहा है। हाँ, तो यहां पर आप पार्वती का में जोड़ देंगे चंबल में, है ना। एक बेटा था, चंबल में गिरा दिया हमने उसको, बहुत ज्यादा बन रहा था वो, अब चंबल में गिर के पार्वती मैया को याद कर रहा है वो। ऐसा कुछ भी याद कर लो आप। बेटा था, हमने चंबल में फेंक दिया बेटे को और ज्यादा बनना था, टसन दिखा रहा था, पार्वती नदी को याद कर रहा है अब। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान की साइड में क्या याद कर सकते हो? लूनी। और ये लूनी वो नदी है जो केवल बारिश में दिखती है। राजस्थान पूरा इसी पे चल रहा है थोड़ा बहुत। लूनी के नीचे देखो, ये जो इलाका है ये आपका कच्छ का इलाका है और इसे हम काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ कहते हैं। अच्छा, अब काठियावाड़ की ये जो नौक है ना साहब, यहां से जोड़ के मैंने क्या दिखा दिया? सरस्वती। सरस्वती के जस्ट नीचे मैंने क्या दिखा दिया? माही। अच्छा सॉरी, साबरमती लिखा हुआ है। मेरे यहां पर पिक्सल्स ब्लर हो रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको पास से देख रहा हूं ना। अच्छा, आपको क्लियर दिख रहा है क्या? आपको मुझसे बेहतर दिख रहा होगा। साबरमती, माही, और ये बीच का गैप जहां से मानसून घुसता है, नर्मदा, और नीचे तापी। इतना हो जाएगा। चलिए, तो अभी हम इतना ही करते हैं और इसको याद करने की एक दफा कोशिश करते हैं। आपका पूरा फीडबैक होगा, आप अपने अनुसार बताओगे, मैं उसको ड्रॉ करता जाऊंगा। आपको कहीं कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपको इधर देखना है। चलो, कहां से शुरू करें? अब बताओ क्या करें? ये नहीं, यहां से बताइए। यहां से सताता है सतलज, फिर बहस करता है ब्यास, रावी चैन नहीं लगने देता, हम उसे झेल नहीं पा रहे। इतना हो जाएगा। एक बार लेबलिंग कर देते हैं। सताता है, बहस करता है, रावी चैन नहीं लेने देता, हम झेल नहीं पाएंगे।
अब थोड़ा इसके यहां से, सतलज के यहां से मुझे क्या घुमाना था, गंगा, और गंगा के बाहर से क्या घुमाना था, यमुना। तो इस पर मैंने यहां पर लिख दिया गंगा, और इस पर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यमुना। बेसिक मैप, और इतना बेहतर आपको याद होगा कि मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद फिर हमने यहां पर सबसे पहले क्या बनाया, गोमती, 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 फिर घाघरा, गंदे से गाने पर डांस चला तो गंदक, और फिर कोस रहे हैं सब लोगों से, कोसी। तो यहां पर हो गया गोमती, घाघरा, गंदक और कोसी। ऊपर से आ रही थी यारलंग सांगपो, अरुणाचल में एंटर करके असम में आके क्या कह रहे थे हम उसको, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब हमको यमुना के अंदर जोड़ना है, तो हमने अपने बेटे को उसमें फेंक दिया था, यमुना में। ये कौन सी हो गई, बेतवा, और सॉरी काय में फेंका था, चंबल में, ज्यादा बन रहा था वो, बनास। और चंबल में गिरने के बाद क्या याद कर रहा था, पार्वती। क्या इसमें जोड़ दें, हाँ तो फिर जानी तो एक ही जगह है। अब चलो, मुझे इस वाले से यहां से मुझे क्या शुरू करना था, साबरमती, और फिर मुझे यहां से क्या शुरू करना था, ये ऐसे आ रही थी एक माही, और ये जो बीच वाला गैप है इधर नर्मदा और तापी। तो एक बेसिक, हाँ लूनी तो यहां पर आ गई राजस्थान वाली साइड में, ये लूनी हो गई। एक बेसिक मुझे अंदाजा लग गया ऊपर ऊपर का कि भाई इंडिया में कैसे क्या नदियां बह रही हैं, है ना। एक बेसिक, इस बेसिक अंदाजे के साथ हम लोग फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी वो सीधे नदियां समझाना शुरू नहीं करेगा। वो अभी यहां से समझाना शुरू नहीं करेगा। वो हमको सबसे पहले क्या बताएगा, ड्रेनेज सिस्टम के टाइप्स। क्या बताएगा, ड्रेनेज सिस्टम के टाइप्स। अगर आप फिर से भूल चुके हो कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, रिद्धि डेफिनेशन बताओगी ड्रेनेज सिस्टम की क्या थी, बताओ। बिल्कुल सही, एक ऐसा तंत्र जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है कि नहीं बात। लेकिन इंडिया में दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम के अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। आइए हम एक बार इन टाइप्स को समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला टाइप किसके आधार पर बांटा गया है, ये हमारा पहला आधार है दोस्तों, है ना, ये हमारा पहला आधार है। क्या कि ये नदियां गिर कहां पर रही हैं, ये नदियां गिर कहां पर रही हैं, इन नदियों का एंड कहां पर हो रहा है। तो एंड के हिसाब से या तो नदियां कहां गिरती हैं इंडिया में, अरेबियन सी में, या तो इंडिया में कहां गिरती हैं नदियां, अरेबियन सी में, और या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो दो कैटेगरी तो यहां से बन गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वहीं पर नीचे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि इंडिया की कितनी ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके गिर रही हैं, 23%। हाउ मेनी, 23%। और ईस्ट साइड में, पूरब दिशा में, बे ऑफ बंगाल में कितनी परसेंट नदियां जाके गिर रही हैं, 77%। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इंडस वहां से निकल के यहां अरेबियन सी में गिरती है, तो इंडस आ गई। नर्मदा और तापी ये भी दोनों आ रहे हैं, और माही भी कहां पर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कहां गिर रही हैं, अरब सागर। गंगा नदी आप देखोगे तो ऐसे जाके इधर गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल। महानदी भी इधर ही गिरती है। ब्रह्मपुत्र ऐसे आके वो भी इधर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम हो गया हमारा। और दूसरी कैटेगरी क्या बनाई है ड्रेनेज सिस्टम की, जिसके आधार पर बांटा गया है, ये क्या है, नदियों का, रिवर बेसिन्स का साइज।
रिवर बेसिन सभी को याद है, यहां पर इसको जो है नदी घाटियां लिखा है, यहां पर होना चाहिए जल संभर। क्या होना चाहिए हिंदी में? क्योंकि रिवर बेसिन वो इलाका है जहां पर नदियां पानी लेके जाती हैं। तो कुछ नदियां बहुत इलाके तक पानी लेके जाती हैं तो उनका रिवर बेसिन बड़ा होता है, कुछ नदियां बहुत थोड़े से इलाके में पानी लेके जाती हैं तो उनका रिवर बेसिन छोटा होता है। तो अब हम रिवर बेसिन के साइज पर जो है बांट रहे हैं। तो ये तो रिवर बेसिन कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो वही चीज तो दोस्तों हमने यहां पे लिखी है। कुछ जल संभर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ जल संभर कैसे होते हैं, मीडियम, और कुछ कैसे होते हैं दोस्तों, छोटे, जिनका साइज 20,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज्यादा है। मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ है मतलब ज्यादा है, मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे रिवर बेसिन को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर रिवर बेसिन, यानी कि प्रमुख नदी जल संभर। जैसे कि आपको कहने की बात ही नहीं है, गंगा नदी बहुत बड़ा अपना ड्रेनेज रिवर बेसिन बनाती है, कृष्णा नदी का भी रिवर बेसिन बहुत बड़ा है, साउथ में आती है कृष्णा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी रिवर बेसिन बहुत बड़ा है, और नर्मदा जो मध्य प्रदेश में बह रही है उसका भी रिवर बेसिन बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद मीडियम रिवर बेसिन कहां से कहां तक होता है, 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से लेके 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक। क्या आप सभी लोग ये समझ पा रहे हैं किलोमीटर स्क्वायर? किलोमीटर स्क्वायर किस चीज को दर्शाता है, एरिया को दर्शाता है, क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहां पर नॉर्मल साइज की नदियां आती हैं, जैसे कि आप बताया हुआ है कालिंदी, ये केरल में बहती है, पेरियार, मेघना, ये मीडियम साइज की रिवर्स हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों होती है छोटी माइनर रिवर बेसिन, यानी कि बहुत छोटे से इलाके तक नदी जा रही है, जिसका साइज कितने से कम होता है, 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम। तो ये कितने से ज्यादा है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा। मीडियम वाला 2,000 टू 20,000, छोटा वाला 2,000 से भी कम। अब यहां पर दोस्तों अक्सर वो नदियां आती हैं, इस वाली कैटेगरी में अक्सर वो नदियां आती हैं जो कैसी होती हैं, एफीमेरल। एफीमेरल मतलब मानसूनी, जो बारिश के पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम उस कैटेगरी में जाके क्या लिख लेंगे कि साहब इस कैटेगरी में ज्यादातर एफीमेरल रिवर्स आती हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर मानसूनी नदियां एफीमेरल रिवर्स आती हैं, जो मानसून के पानी पर डिपेंडेंट होती हैं, जो मानसून के पानी पर डिपेंडेंट होती हैं। इस बात को जो है आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी है साहब, और कौन सी कैटेगरी है देखें, और किस आधार पर बांटा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम अपवा तंत्र को, कहां से निकल रही है। अच्छा देखो, ये कहा था कि कहां पर एंड हो रही है, और ये क्या है कि कहां से निकल रही है। तो भैया नॉर्थ में लगभग जितनी भी नदियां हैं वो सब कहां से निकल रही हैं, और उत्तर भारत के बाद जो नदियां हैं वो कहां से निकल रही हैं, पेनिनसुला। देखो इंडिया में दो ही तो हिस्से हैं, ये वाला पेनिनसुला है और इसके पूरा ऊपर वाला क्या है, वो हिमालय वाली नदियों का हिस्सा है। तो इसके तो बस, इसको बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, जबकि ये गलत है। पेनिनसुला के अंदर मध्य भारत भी आता है। समझ में आ रही है आपको बात? ये उत्तर भारत की नदियां बोलना ठीक है, परंतु इसे आपको सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां ऐसे बोलना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ठीक होगा। पक्की बात समझ में आई? तो आइए एक बार रिवाइज करें। ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, 3। पहली कैटेगरी है कि वो रिवर कहां पर एंड हो रही है। तो रिवर दो जगह एंड होती है इंडिया में, या तो अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में।
सेकंड है कि उसका जल संभर रिवर बेसिन का साइज कितना है, वो सेकंड कैटेगरी है। तो उसमें 3 साइजेस हैं साहब, बड़ा, मीडियम और छोटा। बड़ा साइज मतलब 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा वाला, मीडियम वाला 2,000 से 20,000 तक, और छोटा वाला 2,000 से भी नीचे। इन तीनों कैटेगरीज में से मानसूनी नदियां कहां पर आती हैं? माइनर वाले में, जिनका इलाका 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी छोटा है। तीसरी कैटेगरी जिस पर हमने ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र को बांटा है वो है उसका ओरिजिन, कि कहां से वो नदी आ रही है। तो या तो हिमालय से आएगी, या पेनिनसुलर इंडिया से आएगी, या प्रायद्वीपीय पठार कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए आप। क्लियर हुआ? अभी तो गाड़ी में धक्के लग रहे हैं, शुरू नहीं हुई नदियां, अभी थोड़ा नदियां शुरू हुई हैं। अब दोस्तों यहां पर शब्द बदल दिया गया है, तो जिससे पहले कि आपके साथ खेल हो जाए, आप इसके साथ खेल लो। अपवाह प्रतिमान, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न मतलब नदी के बहने का तरीका। क्या बोला? नदी के बहने का तरीका। तो क्या नदी के बहने का तरीका में नदी का डायरेक्शन भी शामिल होता है? भाई नदी किस दिशा में बह रही है, यह भी तो बहने के तरीका का ही एक हिस्सा है कि नहीं है? तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि नदी का दिशा काय पर निर्भर करती है? ढाल पर, है ना, स्लोप पर निर्भर। नदी के बहने का तरीका, तो हमने जो बात करी थी नदी का डायरेक्शन, वो तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। नदी के बहने का जो तरीका है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, यानी कि भूवैज्ञानिक समयमान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नदी कितनी पुरानी है। आप लिख लो, इसका मतलब क्या होता है? नदी कितनी पुरानी है, किस जमाने की है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो कोई आपसे पूछ ले कि भैया नदी का जो पैटर्न है, नदी के बहने का जो तरीका है, उस पर असर डालता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, भूवैज्ञानिक समयमान। इसका मतलब क्या है? तो बड़ा सिंपल सा बोल देना, इसका मतलब वो कह रहा है कि नदी किस जमाने की है, नदी कितनी बूढ़ी है, इस पर डिपेंड करता है कि नदी का जो पैटर्न होगा, उसका जो बहने का तरीका है वो कैसा होगा। क्लियर हुई बात? सेकंड चीज क्या है? नदी जिस चट्टान से निकल रही है या नदी जिस चट्टान से बह रही है, वो चट्टान किस टाइप की है। यानी कि पेरेंट रॉक हो गया। पेरेंट रॉक आपको याद है, सॉइल चैप्टर में पढ़ा था। पेरेंट रॉक यानी कि मूल चट्टान या आधार चट्टान या जनक चट्टान भी जिसे हम कहते हैं, मतलब ये वो पत्थर है जहां से सॉइल बनती है। लेकिन यहां पर मतलब क्या है? यहां पर मतलब यह है कि जिस चट्टान से नदी निकल रही है वो चट्टान आखिर है कैसी। इस बात पर भी निर्भर करता है कि नदी के बहने का तरीका क्या होगा। अगर वो चट्टान काफी सॉफ्ट है तो नदी उसको चीर के हर दिशा में बहने लगेगी। अगर चट्टान काफी कठोर है तो नदी उसको चीर नहीं पाएगी। तो यहां पर मतलब क्या हो गया? जिस चट्टान से नदी निकल रही है वो चट्टान किस तरह की है, वो रॉक किस तरह का है। उसके बाद दोस्तों क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति। स्थल का मतलब क्या होता है? जमीन, पानी, हवा। स्थल का मतलब क्या होता है हिंदी में? जमीन। तो स्थल आकृति मतलब जमीन की आकृति, अंग्रेजी में कहते हैं टोपोग्राफी, कि उस जगह की आकृति कैसी, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, क्या है ना। तो स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? जमीन की संरचना, जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। कोई है बाहर? गेट खुल कैसे गया? ठीक है दोस्तों। अच्छा, स्लोप समझते हो? स्लोप, स्लोप बोले तो ढाल। ये नदी का डायरेक्शन डिसाइड करती है।
अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि नदी में जल की मात्रा कितनी है, यह भी डिसाइड करेगा कि जल के बहने का तरीका क्या होगा। मैंने एक दफा जब पिछले साल जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो नदियां मिलती हैं, जब दो नदियां मिलती हैं तो उन दोनों का मिलने के बाद नाम बदल जाता है। या तो दो नदी में से कोई एक ही नाम हो जाता है या फिर दोनों का ही नाम बदल जाता है। तो जो नदी ज्यादा गहरी होती है उसी के नाम पर फिर दोनों का नाम पड़ जाता है। अगर नदी ए है और नदी बी है, दोनों नदियां जब मिली तो मिलने के बाद जो सिंगल नदी बनी हमने उसको ए कहा। इसका तात्पर्य यह है कि ए नदी गहरी होगी और बी नदी कम गहरी होगी, इसीलिए मिलने के बाद ए नदी कह रही है कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा, झुक के जीना पड़ेगा मेरे सामने, तो ए नदी के ही नाम पर आगे की नदी होगी। अगर नदी ए और नदी बी आपस में मिली और मिलने के बाद नदी का नाम हो गया सी, इसका मतलब ए और बी दोनों की गहराई लगभग क्या थी, इसलिए नाम क्या हो गया, सी। जो सी नदी है वो ए और बी से क्या कह रही है, सिस्टम के नीचे झुक के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रवाह की अवधिकता मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो, कि नदी कब कब बहती है। क्या नदी मानसून का इंतजार करती है या मानसून के बिना ही नदी बहती रहती है, इसका मतलब यह होता है ना। कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि साहब हमको याद नहीं रहेगा आगे, तो लिख लिया करो, है ना, लिख लिया करो। पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो यानी कि प्रवाह की अवधिकता का मतलब क्या है कि क्या नदी मॉनसून का वेट करती है या विदाउट मॉनसून भी फ्लो करती रहती है, यह इसका मतलब है। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने ड्रेनेज पैटर्न शब्द का मतलब समझ लिया कि ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है नदी के बहने का तरीका। अब दोस्तों इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको, इसीलिए मैं कहता हूं जो व्यक्ति हेडिंग पे फोकस नहीं करके सीधे कंटेंट पे कूदता है तो वो हमेशा कूदता ही रह जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हेडिंग का आपको अता पता नहीं है और फिर जब आपको बोलो अरे वो वाली डेफिनेशन सुनानी है, अच्छा वो वाली सुनानी है, ओ मुझे तो याद ही नहीं आया। तो तुम्हें याद इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने बिना हेडिंग के ही क्या रट ली थी, डेफिनेशन रट ली थी। तुमने ये पढ़ लिया कि एक शब्द होता है प्रतिकूल, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कॉर्डेंट, और आपने ये नहीं पढ़ा कि ये शब्द किस चीज से जुड़ा था। ये शब्द किस चीज से जुड़ा है, ड्रेनेज पैटर्न। और सर ने बताया था कि ड्रेनेज पैटर्न मतलब नदी के बहने का तरीका। तो मतलब ये जो है ना, ये नदी के बहने का ही एक तरीका है। पक्की बात क्लियर हुई। तो नदी के बहने के दोस्तों दो तरीके होते हैं, नदी के बहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। नदी के बहने के दो तरीके होते हैं। नदी के बहने के दो तरीके हैं।
हम्म। हम्म। हाँ चलो, दो इसके पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तरफ हम लिख देते हैं कॉन कॉर्डेंट। कॉन कॉर्डेंट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती, या फिर संगत। अरे और दूसरी होती है दोस्तों डिसकॉर्डेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असंगत। कहता आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अब देखिए, इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। जो हमारी संगति में रहे वो कॉनकोर्डेंट, और जो हमारी असंगति में रहे वो डिस्कॉर्डेंट। मतलब देखें, इसमें मैं क्या सिंपल शब्द यूज कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा वो देख रहा हूं। जो जो जमीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहे, हिंदी में लिखेंगे जो जमीन की संरचना के अनुसार बहे। जो जमीन की संरचना के अनुसार बहे, जो जमीन की संरचना के अनुसार बहे। मतलब सभी लोग समझ गए ना? जैसी जमीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही नदी बह रही है। जैसे कि मान के चलो जमीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो वेस्ट से ईस्ट है, तो नदी भी कैसे बह रही है? वेस्ट से ईस्ट। पक्की बात। दूसरी तरफ लिख देते हैं, इसका विपरीत दोस्तों आप यहां पे लिख लो। जो जमीन के स्ट्रक्चर यानी कि जो जमीन की संरचना के अनुसार ना बहे,
वो क्या हो गई? डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट। बस अब आपने इतना समझ लिया तो अब हम नोट्स पर चल सकते हैं। 1:30 तो नहीं बज गए कहीं? ठीक है, चलो बढ़िया है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले ये हमको क्या समझा रहा है? कॉनकोर्डेंट समझा रहा है, डिस्कॉर्डेंट समझा रहा है? डिस्कॉर्डेंट समझा रहा है ये हमको सबसे पहले। तो जैसे हिंदी में प्रतिकूल लिखा है, लेकिन प्रतिकूल शब्द मुझे यहां पर ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? वैसे तो हिंदी के अनुसार प्रतिकूल भी वही सेम चीज तो दिखा रहा है, प्रतिकूल भी तो असंगति को ही दर्शाता है, तो वो भी सही है, लेकिन जो ज्यादा सही है वो असंगत और संगत है। तो जैसे कि देखो यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया? समवर्ती लिख दिया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर ये समवर्ती है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए थे। आप संगत और असंगत याद कर लोगे। अब बहुत सी किताबें इसको सुसंगत भी बोलती हैं, तो इतना ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना, ये इंग्लिश वाला भी समझ जा। असंगत मतलब अगेंस्ट और संगत मतलब फेवर में। अब देखो साहब, सबसे पहले मैं डिस्कॉर्डेंट नदियों की बात कर रहा हूं, यानी कि वो नदियां जो अपने जमीन के स्ट्रक्चर को, जो अपनी जमीन की संरचना को फॉलो नहीं करती। तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं दोस्तों, कौन कौन सी? एंटीसीडेंट और सुपर इंपोज्ड। एंटीसीडेंट को हम लोग पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं और सुपर इंपोज्ड को अध्यारोपित नदियां कहते हैं। आइए इनको समझते हैं। उसके लिए हमको स्क्रीन पर ही जाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा। एंटीसीडेंट और सुपर इंपोज्ड, एंटीसीडेंट और सुपर इंपोज्ड, और ये किसके टाइप हैं? अब इसके दो टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, ऐसी बना लेते हैं, दो है तो ऐसी बना लेते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है? एंटीसीडेंट। और दूसरा क्या कह रहा है? सुपर इंपोज्ड। पूर्ववर्ती पॉइंट 1, ये नदी पहले से ही बह रही थी, ये नदी पहले से ही, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी तो, और मैंने गलत पढ़ा दिया था, पूजा ने ठीक करवाया था। हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती याद रखना जरूरी है इंसान के लिए। तो ये नदी पहले से ही फ्लो कर रही थी, बाद में इसके रास्ते में, बाद में, पूजा बताओ ठीक पढ़ा रहा हूं? बाद में इसके रास्ते में एक पर्वत आ गया, बाद में इसके रास्ते में पर्वत आ गया, मतलब पर्वत चल के आ रहा था क्या? नहीं, समय के साथ बन गया, लाखों करोड़ों साल में बन गया। नदियां बहुत पुरानी पुरानी होती। बाद में इसके रास्ते में एक माउंटेन आ गया, एक पर्वत आ गया साहब, लेकिन नदी का अपना अलग ही स्वैग है, वो पत्थर को काट के बह रही है।
ठीक है, तो नदी को मतलब नहीं है कि मेरे रास्ते में तुम कुछ भी बना दो, मैं तो बहूंगी। मैं तो बहूंगी। सुपर इम्पोज्ड की तरफ चलते हैं साहब, है ना, सुपर इम्पोज्ड। अब यहां पर दोस्तों ये मत समझ लेना कि सर यहां पर नदी पहले थी, पहाड़ बाद में आया, नदी ने पहाड़ को काट दिया। अब इसका उल्टा यहां होगा, यहां पहाड़ पहले था, नदी बाद में आई, नदी ने पहाड़ को काट दिया। डिफरेंस समझना, यहां नदी पहले थी, पहाड़ बाद में आया, और पहाड़ को नदी ने काट दिया। और यहां पहाड़ पहले था, नदी बाद में आई है, लेकिन नदी ने फिर से पहाड़ को, मतलब कटेगा पहाड़ का ये तो फिक्स है, लेकिन यहां नदी पहले से थी और यहां नदी बाद में आई है। बताइए, नहीं? मुझे तो सही समझ में आ रहा है, ऐसे ही है, लेकिन इतना इजी नहीं है सुपर इम्पोस्ट को समझना। सुपर इम्पोस्ट को अगर टेक्निकल समझना है तो वो सुनो। क्या होता है साहब कि जो जमीन होती है ना, वो ऊपर मुलायम पत्थर से बनी होती है, क्योंकि ऊपर मिट्टी होती है, सॉइल होती है। जब नदी उस मुलायम पत्थर पे बहती रहती है तो एक समय के बाद वो पूरा का पूरा जो मुलायम पत्थर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और नीचे से निकलती हैं फिर कठोर चट्टानें। समझ रहे हो बात को? लेकिन उस कठोर चट्टान से भी नदी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नदी उसको भी क्या कर देती है, काट देती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड। यहां बाकायदा चट्टान बनी थी नदी के बहने के बाद, यहां चट्टान पहले से ही थी। डिफरेंस समझ में आ गया? यहां चट्टान बाद में बन के आई है, परंतु यहां चट्टान पहले से है, बस नीचे छुपी बैठी है। तो जैसे ही नदी ने बह बह के ऊपर के सॉफ्ट पत्थर को काट दिया तो नीचे से चट्टान फिर निकल के आई और नदी ने उसको भी काट दिया। नहीं समझ में आया? सुपर इम्पोज का मतलब होता है अध्यारोपित, मतलब किसी के ऊपर थोप दी कोई चीज, कि पर्वत था तो सही वहां पे पहले से, पर्वत को बनने की जरूरत नहीं थी, वो नीचे छुपा हुआ था, लेकिन नदी को उससे मतलब नहीं, नदी ने उसको भी क्या कर दिया, बीच में से कट कर दिया। समझ में आई बात? पक्का? नहीं आ रही? बहुत बारीक सा डिफरेंस है, और बस इतने का ही डिफरेंस है कि यहां पहाड़ पहले से था, सॉरी यहां पहाड़ बाद में बना है, और यहां पहाड़ पहले से था लेकिन बस छिपके सॉफ्ट पत्थरों के नीचे बैठा हुआ था। पक्की बात? ऐसे ही लिखें फिर उसको यहां पर। यहां माउंटेन बाद में नहीं बना, यहां माउंटेन बाद में नहीं बना, वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन किसके नीचे मौजूद था? बस ये पर्वत क्या है, वो कोमल चट्टानों के नीचे ढका हुआ था, नीचे दबा हुआ था, बस वो सॉफ्ट रॉक्स के नीचे, सॉफ्ट रॉक्स के नीचे दबा हुआ था। ठीक है? समय के साथ जब नदी ने समय के साथ जब नदी ने कोमल चट्टानों को काट दिया,
तो उसका सामना किससे हुआ? तो उसका सामना पर्वत से हुआ। और नदी ने कहा, फ्लावर समझे थे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। और नदी ने उस माउंटेन को भी कट कर दिया। उस नदी ने उस माउंटेन को भी कट कर दिया, काट दिया। झुकेगा नहीं, काट दिया। ठीक है, ये है सब कहानी इसमें। सुपर आपको ये नदियां जिद्दी नहीं लग रही? ये क्या अपनी चट्टानों की बातें मान रही हैं? तो जो बात नहीं मानता उसी को तो हम क्या कहते हैं? डिस्कॉर्डेंट, यानी कि अपनी जमीन वमीन की परवाही नहीं करती। वो तो कहती हैं मैं तो जैसे ही हूं मैं वैसे ही रहूंगी, मैं नहीं बदलने वाली। ठीक है, चलो हटा दें, लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे वो नदियां जो चुपचाप अपनी चट्टानों की बात मानती हैं। जैसी चट्टान कहेगी हम तो वैसी बह जाएंगे भैया। तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? समवर्ती, या फिर कहें कि संगत, या फिर कहें कि कॉनकोर्डेंट। ये नदियों का सिंपल सा उसूल है, जैसी हमारी जमीन वैसे ही बहेंगे हम। ठीक है, अब जैसे कि ये सारी जो नदियां हैं, तो इस पेज पर आप लिख लेना कि ये सब कॉनकोर्डेंट नदियों के एग्जाम्पल हैं। संगत नदियों के उदाहरण हैं। उदाहरण ने कहना सही नहीं होगा, कॉनकोर्डेंट रिवर्स के टाइप्स हैं। संगत नदियों के प्रकार हैं। ऐसा डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, एंगुलर। ये कुछ चित्र ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे और नोट्स में नहीं लिखा होगा, तो ये बस एक जनरल जानकारी के लिए है आपका, है ना। जैसे कि दोस्तों इसे डेंड्राइटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बनावट नसों की तरह होती है। किसकी तरह होती है? नसें ऐसे ही होती हैं। किसके पास ऐसी नसें नहीं है? हाथ खड़ा करें। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये इसका जो डिजाइन होता है वो थंडर की तरह होता है, बिजली की तरह। ऐसा भी लग रहा है क्या आपको? बिजली की तरह इसका डिजाइन लग रहा है क्या? लग रहा है। ये दिक्कत है, आप लोगों को लगता बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो इसका बनावट है वो कैसी है? नसों की तरह है ना। ये देखिए, ये जो आपको नदी दिख रही है, ये एक कठोर चट्टान को काटती हुई यहां से निकलती हुई दिख रही है। ट्रेलिस, आएंगे इस पर भी। ये देखो कैसी बह रही है, रेक्टेंगुलर। इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला? कि इसका आप शेप देखो, बताइए सहमत है? बना लीजिए, वहां पर खराब कर लीजिए डायग्राम को। एक देखिए, एक ये आपको दिखेगी। ये सारी नदियां ऐसी हैं कि ऐसी लग रही हैं कि चारों दिशाओं में भाग रही हैं। ये भी ऐसी भाग रही है, ये भी ऐसी भाग रही है, ये गोल गोल भाग रही हैं, और ये अलग अलग जगह से एक जगह आ रही हैं। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? ध्यान पूर्वक देखना। ये यहां से भाग रही है, बताओ। और जरा इसको देखो, ये बाहर से एक जगह आ रही हैं, और बाहर से एक जगह आएंगी तो मेरे हिसाब से तो भैया बीच में क्या कलेक्ट होगा? पानी कलेक्ट होगा। दोनों अलग कहानियां हैं, इसको भी आप चित्र बना सकते हो। उसके बाद ये जो एनुलर है, यहां पर आपको गोल गोल घूमती हुई नदियां नजर आएंगी। ये गोल गोल घूम घूम के नीचे उतरती हैं। देखो यहां पर भी नदी नीचे उतर रही है, लेकिन गोल गोल नहीं घूम रही, सीधे नीचे उतर रही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे
तो नदी ऐसे गोल गोल घूम घूम के फिर जाके वो नीचे उतरती है। तो आप कुछ ना कुछ हर चित्र में ऐसा कर लो कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले उसमें, बिना पढ़े। अभी हम पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े। बताइए। बताओ। बढ़े आगे, नीचे का चित्र देखें, नीचे में कुछ अलग चित्र तो नहीं बनना। अच्छा, ये समझ में आ रही है पैरेलल, समानांतर। पैरेलल तो जानते ही हो, जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, तो ये भी नजर आ रही है पैरेलल। लगभग लगभग मोटा मोटा मुझे तो सारे डायग्राम समझ में आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या है कहानी। ये 3D फिगर बता दिया थोड़ा सा। ये डेंड्राइटिक दिख रही है, ये 3D फिगर इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि जमीन पे कैसी दिखेगी। ये नसों की तरह दिख रही है आपको, चारों तरफ से आके ऐसा यहां पे मिल रही है। ये रेडियल है, रेडियल का चित्र ऊपर था क्या, जो बस उतर रही थी सारी दिशाओं में, है ना। ये देखो, ये सीधे सीधे उतर रही है बिना घूमे। तो इसके लिए पहाड़ कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो सीधे सीधे उतरे बिना घूमे। पक्की बात। तो यहां पर आप एरो बना दो, सब जगह एरो बना सकते हैं हम लोग। डायग्राम खराब नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दो। उसके बाद आप देखें, ये आपको रेक्टेंगल दिख रही है, तो ये तो बढ़िया साफ नजर आ ही रहा है। ट्रेलिस अभी समझाऊंगा नीचे। ये कठोर चट्टान को काट के आती है, मतलब कठोर चट्टान को काट के नहीं आती, ये बेसिकली सॉफ्ट चट्टान को काटती है, कठोर चट्टान आसपास रह जाता है। तो आप देखो, ये जो ब्राउन कलर की चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ठीक है, इसको नहीं काट पा रही है, इसको नहीं काट पा रही है। ये केवल सॉफ्ट चट्टानों को काट काट के आगे बढ़ती है, ठीक है। देखेंगे अभी, मतलब इसको इतना माथा पच्ची नहीं कर रहे। और फिर ये देखो, अनियमित है, अनियमित ऊपर नहीं थी, इररेगुलर दिख ही रहा है, कोई नियम ही नहीं है, जहां से मन किया वहां से बह गए। पक्की बात। ये देखो, ये अलग से जो बनी हुई है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओ भाई साहब, वो बिसर्प ये है, ये गोखुर। हाँ, ये क्या है, ये सांप की तरह चलती है स्पाइरल तरीके से, और फिर कुछ हिस्सा इसका अलग हो जाता है, तो ये एक झील का शेप ले लेती है। इसको ऑक्सबो लेक भी कह देते हैं, गोखुर झील भी कहते हैं। ये अभी चलो कोई बात नहीं, अभी ज्यादा सियाण पट्टी नहीं दिखानी है अपने को, सीधे सीधे बात करनी है। हाँ, डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक का दूसरा नाम पिनाट भी होता है ना। पिनाटे नहीं बोलते, पिनाट बोलते हैं, पिनाटे, पिनाट बोलते हैं। डेंड्राइटिक एक बार जरा पढ़ के देखो। ये कह रहा है कि ये तो साहब नसों की तरह दिखती है, डेंड्राइट्स की तरह दिखती है, या फिर कहें कि पेड़ की शाखाओं की तरह दिखती है। पेड़ की शाखाएं भी तो ऐसे ही होती है नसों के जैसे, तो ऐसा भी दिखती है। ये हमको ज्यादातर कहां देखने को मिलती है, नदन प्लेन्स, उत्तर के मैदान में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साहब, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे पता तो होना चाहिए ये बनती कहां है आखिरकार। चलो ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल याद करो, बस खत्म। एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल याद कर लो, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब इस पर आ जाओ दोस्तों, ट्रेलिस। ट्रेलिस अगर ये प्रश्न आया तो बस 2-2 मार्क्स में आएगा अलग अलग, अगर कंबाइन आया तो फिर साथ में आएगा, तो सारी एक साथ पूछेगा, सब में 2-2 लाइन लिख दो। ट्रेलिस, जालीनुमा, ट्रेलिस जालीनुमा, ये क्या होता है, ये बेसिकली देखिए, ये क्या लिखा हुआ है इसमें ट्रेलिस में, कि ये राइट एंगल, देखो मैंने आपसे ट्रेलिस में ये कहा था कि कठोर चट्टान को छोड़ देती है और सॉफ्ट चट्टान को काट के बहती है, यही कहा था। क्या लिखा है इसमें देखें, ये नरम चट्टानों के माध्यम से बहती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये सॉफ्ट रॉक को क्या कर देती है, कट कर देती है, ठीक है।
अच्छा, ये कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर प्लेटू पर ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। ये बहुत बहुमूल्य एग्जाम्पल है, बहुत बहुमूल्य एग्जाम्पल है, छोटा नागपुर प्लेटू। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, एक बार आइए फिर से हम चित्र देख लेते हैं ट्रेलिस का। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में तुमको एक चीज और दिखेगी कि जो सहायक नदियां होती हैं वो मुख्य नदी से 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती हैं। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री। दिख रहा है ये? ज्यादातर आपको 90 डिग्री एंगल यहां पर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है ना भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर आपको 90 डिग्री के एंगल्स जो है दोस्तों यहां पर देखने को मिलेंगे क्लियर कट। ये देखो, ये बन रहा है 90 डिग्री का, यहां पर भी बनना है 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बनना है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो चित्र पे ही आके लिख दो, चित्र पे ही आके लिख दो कि सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज मुख्य नदी को 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती है। 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती है। ये मुख्य नदी को कौन से एंगल पर ज्वाइन करती है? 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती है। और ये नदियां सॉफ्ट रॉक्स को काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं, और ये नदियां नरम चट्टानों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं, और ये नदियां नरम चट्टानों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं, और ये नदियां नरम चट्टानों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों मुझे कहां देखने को मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटू। पक्की बात। और इससे थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ा था डेंड्राइटिक, जो पेड़ की शाखाओं की तरह दिखती है, वो नदन प्लेन्स। पक्की बात है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। कायदे से मुझे पता है ये जो रेक्टेंगल वाला है यहां पर भी मुझे कौन से एंगल दिख रहे हैं? 90 डिग्री एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में तो वैसे ही सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। 90 डिग्री का यहां पर यूज किया गया था तो हमने इसको 90 डिग्री बोल दिया। 1:30 बज गए क्या? ठीक है, अब आपसे 2:15 के आसपास हम मुलाकात करेंगे। भोजन करिए आप।